हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपको सीए इंटर का जो जीएसटी में आईटीसी का टॉपिक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का टॉपिक है, वो रिवाइज कराने जा रहा हूँ। मैं बता दूँ, ये जो रिविजनरी वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ पे जितने भी प्रोविज़न है ना, उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम प्रोविज़न को बारीकी से पढ़ेंगे, हर चीज़ को समझेंगे और साथ ही साथ वो प्रोविजन के पीछे जो लॉजिक होगा ना, वो लॉजिक को भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, सो दैट आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, चीज़ें आपको एक ऐसे ही समझ में आ जाए। ओके, और एक बार हम ये प्रोविजन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो सम्स है जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं या फिर जो हमारे मॉड्यूल में सम्स है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो दैट आपको ये भी समझ में आ जाए कि जो यहाँ पे हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो प्रोविजन को हमको अप्लाई कैसे करना है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहो, और मैं ना ये आपको एक आश्वासन भी दे सकता हूं कि आप ना यहाँ पे बने रहो और ये लेक्चर देख करके जाओ, पक्का आपको आईटीसी में हर चीज़ समझ में आ जाएंगी। ओके, और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन इन दैट केस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आईटीसी को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ओके, तो देखो ये जो आईटीसी है, आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले ये जो तीन वर्ड है जिसके थ्रू ये आईटीसी बना है, वो तीनों वर्ड के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इनपुट का मतलब क्या। तो इनपुट का मतलब जो हम बिजनेस में चीज़ों को ला रहे हैं वो हमारे लिए इनपुट है। तो देखिए, बिजनेस में दो ही चीज़ें आती हैं, एक आती है गुड्स और दूसरी आती है सर्विसेज। जो दिखता है और बिकता है उसे हम गुड्स बोलते हैं, और जो नहीं दिखता है फिर भी बिकता है उसे हम सर्विस बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें बिजनेस में एज अ इनपुट आती हैं। अभी देखिए, जो गुड्स है ना, उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल गुड्स और दूसरा होता है इनपुट्स। सो देखिए, कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो हमारे लिए एसेट्स है, वो गुड्स जिसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इनपुट किसको बोलेंगे, अदर देन कैपिटल गुड्स को हम इनपुट बोलते हैं। ओके, सो देखिए ये हो गया अपना नॉर्मल गुड्स और कैपिटल गुड्स जिसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। और सर्विस का मतलब तो आपको मालूम ही है, जैसे कि मेरा बिजनेस है तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ले ली, मैंने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले ली, तो ये सर्विस होता है। तो इनपुट में क्या आएगा, तो इनपुट में अपना गुड्स आएगा या तो फिर सर्विस आएगा। और जो गुड्स है वो दो लेवल पे बताएं, एक इनपुट्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। ओके, यहाँ पे टैक्स का मतलब क्या, तो टैक्स का मतलब ये हुआ कि जो हम अपने बिजनेस में इनपुट्स खरीद रहे हैं उस पे जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, वो वाली बात। ओके, और फिर इसका क्रेडिट मिलने वाला बात क्या हुआ, तो ये बोला जा रहा है कि जो आपने इनपुट खरीदा और बिजनेस में यूज किया, बिजनेस में उसको फर्दर सेल किया, तो अभी जब भी आप सेल करोगे तो उस पर आपको टैक्स भरने को आएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो टैक्स भरना है को आएगा ना, वो डायरेक्ट हम आपसे नहीं ले लेंगे, उसमें से जो आपने इनपुट पे टैक्स भरा है ना, उसका हम क्रेडिट देंगे जब भी आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करोगे। तो इसीलिए इसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब क्या, जो हम अपने इनपुट पे टैक्स पे किए हैं, जब हम अपने आउटवर्ड लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे ना, तो उसमें से अपना ये इनपुट का टैक्स क्रेडिट करने को मिलेगा, माइनस करने को मिलेगा। ओके, तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। अभी इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाना चाहूँगा, और ये एग्जाम्पल है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे लॉजिक इस एग्जाम्पल से निकल के आएंगे। ओके, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, वो बॉटल बनाते हैं, ऐसा समझ लो। ओके, और ये बॉटल बना करके किसको बेचते हैं, होलसेलर को बेचते हैं। एंड देन जो होलसेलर है वो रिटेलर को बेचता है, और जो रिटेलर है वो फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है। ओके, तो देखो, जो प्रोड्यूसर है ये बॉटल उसने 100 रुपये में होलसेलर को बेचा। तो गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट क्या बोलती है प्रोड्यूसर से, ए प्रोड्यूसर मुझे ना इस पे जीएसटी चाहिए। ओके, तो प्रोड्यूसर बोल रहा है ठीक है मैं जीएसटी पे करता हूँ। तो 100 रुपये पे उसने 18% के रेट से 18 रुपये का जीएसटी पेमेंट कर दिया। ओके, अभी देखो ये जो होलसेलर है ना, ये सामने फिर से गुड्स बेचा।
अब बट ऑब्वियस ये कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही बेचेगा, तो वो जो 100 रुपये का बॉटल है उसमें इसने 20 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया एंड 120 रुपये का बेचा। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अभी देखो होलसेलर से बोल रही है कि ए होलसेलर टैक्स दे, तो होलसेलर टैक्स देने को गया। अभी देखो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि मेरे को ना 120 रुपये पे टैक्स चाहिए। मालूम है होलसेलर क्या बोल रहा है, 120 रुपये पे मैं कैसे आपको टैक्स दूं? भले ही मैं चीजें सामने रिटेलर को 120 रुपये में बेचा हूं, लेकिन ये 120 रुपया आया कैसे है? तो ये 100 रुपया प्लस 20 रुपया जुड़ के आया है ना, और जिसमें से 100 रुपये पे तो प्रोड्यूसर ने टैक्स ऑलरेडी भर चुका है, तो मैं तो बस ये जो 20 रुपये का वैल्यू एडिशन कर रहा हूं उसी पे टैक्स भरूंगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है हाँ यार बात तो तेरा सही है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? तो देखो गवर्नमेंट ने मांगा 21.6 रुपीज, जिसमें से गवर्नमेंट को ये जो ऑलरेडी 18 रुपया मिल गया है ना, उसका गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, इनपुट टैक्स अलाउड कर देगी। किसको? होलसेलर को। तो होलसेलर के लिए जो प्रोड्यूसर से बॉटल खरीदा वो इनपुट था ना, तो देखो ना इनपुट पे ये जो 18 रुपये का टैक्स है उसका क्रेडिट मिल गया। किसको? होलसेलर को। अब देखो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर को तो ये चीज 120 में पड़ी, अब 120 में वो भी तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। तो यहां पे उसने कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तो उसने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 40 रुपया। तो अभी बॉटल कितने का बेच दिया, 160 रुपये का फाइनल कंज्यूमर को बॉटल बेच दिया। अब फिर यहां पे गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट बोल रही है अभी रिटेलर से, ए रिटेलर टैक्स दे। कितने पे दे? 160 रुपये पे दे। तो रिटेलर क्या बोल रहा है, देखो गवर्नमेंट ये जो 160 है ना जिस पे आपका जीएसटी बनता है 28.8 रुपीज, इसमें से 120 पे तो आपने ऑलरेडी जीएसटी ले चुके हो। कैसे आपने ले लिया है? देखो 20 रुपये का होलसेलर से आपने जीएसटी ले लिया 20 रुपये पे, और उसके बाद से 100 रुपये पे आपने प्रोड्यूसर से जीएसटी ले लिया। तो अब ये जो 40 रुपये का मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूं ना, उतने पे मैं भरूंगा टैक्स। तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ ये भी बात सही है। तो इसीलिए देखो जो यहाँ पे 21 रुपये का टैक्स था गवर्नमेंट ने पहले ही ले चुकी है, ये क्या करेगी, रिटेलर को एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देगी। ओके, तो ये मेरा पूरा एग्जाम्पल था। अभी एक बात समझो, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो रिटेलर खरीदा प्रोड्यूसर से, किसके पास आया गुड्स, होलसेलर के पास आया, होलसेलर्स के पास से किसके आया, रिटेलर के पास आया। अब रिटेलर जो मार्केट में बेचा गुड्स ना, समझ लो एग्जेम्प्ट करके बेच दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है मालूम है, जो यहां पे मैंने होलसेलर से जीएसटी लेकर के रखा है, उसके बाद से जो मैंने प्रोड्यूसर से आईटीसी लेकर के रखा है, वो मैं ना आपको आईटीसी देने वाला नहीं हूं। मतलब कि आपके टैक्स पेमेंट पे तो आप टैक्स तो पेमेंट करने ही वाले नहीं हो, क्योंकि आप तो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट जो आपका आईटीसी है वो आईटीसी में ब्लॉक करता हूं। तो जब भी आप देखोगे ना सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, तो ब्लॉक क्रेडिट में क्या होता है ना कि कहां पे क्रेडिट ब्लॉक है उसके बारे में बात किया जाता है। तो जब भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो क्योंकि तुमको सामने कुछ टैक्स नहीं भरना है, सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है, तुम्हारे आईटीसी को ही ब्लॉक कर देती है। हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट का केस या एसईजेड यूनिट को ट्रांसफर करने का केस को छोड़ करके, क्योंकि एक्सपोर्ट को और एसईजेड को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है। अभी देखो आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट में ये भी पढ़ोगे कि अगर जो कहीं पे गुड्स लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना, या फिर बर्न बाय फायर हो जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट ना आईटीसी नहीं देती है। क्यों नहीं आईटीसी देती है? बहुत ही सीधी सी बात है, अगर जो गवर्नमेंट आईटीसी का क्रेडिट देने लगती, ठीक है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट देने लगती, तो उस केस में क्या होता, जो यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन हुआ है और जो यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट तो वो रिफंड दे देती। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाई जब आप बेच रहे हो और वो बेचने पे तुम टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे हो, तो जो आपने पहले टैक्स भर दिया है ना, भले ही वो आपका इनपुट टैक्स है, लेकिन उसका हम क्रेडिट आपको नहीं देने वाले हैं। ओके, तो ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन था जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया रहेगा। देखो जीएसटी को हम वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है साहब? उसके पीछे भी रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो ना हर स्टेज पे जो फर्दर सप्लाई हो रहा है किस पे टैक्स लग रहा है, तो ये वैल्यू एडिशन पे ही तो लग रहा है। यहाँ पे 20 रुपया पे लगा, यहाँ पे 40 रुपये पे लगा। सो बिकॉज ऑफ दैट जीएसटी इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। ओके,
आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि इनपुट क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे जो अपना जीएसटी लॉ है उसमें डेफिनेशन दिया गया है कि इनपुट का मतलब क्या, देन इनपुट टैक्स का मतलब क्या, देन क्रेडिट का मतलब क्या। तो उसको हम एज पर अभी लॉ में क्या लिखा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन जनरल क्या चीजें होती है, एज अ लेमैन आपको कैसे समझना है वो मैंने सिखा दिया। अब जो लॉ में किस भाषा में चीजों को लिखा गया है ना, जो मैंने बताया उसको, वो अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। देखो तो सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 क्या बोलता है, इनवर्ड सप्लाई के बारे में बात करता है। इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या, इनवर्ड जो आपके पास आ रहा है ना चीजें, उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो क्या बोलता है, इट मीन्स रिसीट ऑफ, रिसीट मतलब आ रहा है क्या क्या, गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों। अभी आपके पास कैसे आ सकता है, परचेज के थ्रू आ रहा है, एक्विजिशन के थ्रू आ रहा है, या फिर एनी अदर मीन्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, और ये जो आ रहा है इसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो या कंसिडरेशन नहीं पे कर रहे हो, दोनों केसेस कवर है। कंसिडरेशन पे कर रहे हो तो समझ में आया, लेकिन कंसिडरेशन नहीं पे कर रहे हो कैसे यहां पे कवर है, क्योंकि आप देखोगे ना जीएसटी में डिम्ड सप्लाई करके कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। तो आप बताओ, एक बिजनेसमैन है, उसके दो बिजनेस के यूनिट्स है, एक मुंबई में है और एक औरंगाबाद में है। तो यहां पे जब ये कोई गुड्स ट्रांसफर होगा तो मे भी वो क्या होएगा, बिना जीएसटी चार्ज किए ट्रांसफर, बिना वो किसी वैल्यू के ट्रांसफर हो जाए। लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों यूनिट को ना डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, और यहां पे भले ही कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं रहेगा, इसको हम सप्लाई मानते हैं और उस पर जीएसटी चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर जो हमने इसको डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान करके, डिम्ड सप्लाई मान करके अगर जो आपसे जीएसटी लिया है तो उसका हम क्रेडिट देंगे। इसीलिए दोनों चीज को इनपुट में कवर किया गया है। ऐसी चीजें जिसपे आपने सप्लाई पे पैसा भरा सामने, या सामने पैसा नहीं भरा, क्योंकि सामने नहीं भरा फिर भी उसको हम टैक्सेबल सप्लाई मान करके डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के थ्रू आपसे टैक्स ले लेंगे, तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अभी देखो इनपुट टैक्स के बारे में क्या बोल रहा है। तो मोटा मोटी ये क्या बोलेगा, जो हमने इनपुट लिया उस पर टैक्स भरा, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेगा। तो ये कहां पे दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में ये डेफिनेशन दिया गया है इनपुट टैक्स का। क्या बोलता है ये डेफिनेशन, देखो, एनी जीएसटी चार्ज ऑन, कोई भी जीएसटी चार्ज हो रहा है किस पे, चार्ज ऑन सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन। तो रजिस्टर पर्सन को आप जो सप्लाई कर रहे हो और उस पे आप जो जीएसटी चार्ज कर रहे हो, उसे हम इनपुट टैक्स बोलेंगे। अब ये जीएसटी कौन कौन से फॉर्म में चार्ज हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। लेकिन एक बात याद रखना, जो कंपोजिशन डीलर सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, वो इनपुट टैक्स में नहीं आता है। क्यों ऐसा, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स में क्या होता है ना, जो रेट ऑफ टैक्स रहता है वो बहुत ही लो रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट क्या करती है, उसको इनपुट टैक्स लेती ही नहीं है, मानती ही नहीं है। उसके डेफिनेशन, जो इनपुट टैक्स का डेफिनेशन है उसमें से ही हटा दिया, तो इसका क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, देखो आगे क्या बोलता है कि आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आपको मालूम है जब भी आप दूसरे देश से गुड्स इंपोर्ट करते हो ना, तो कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आपको आईजीएसटी भी भरना पड़ता है। सो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ऐसे जो आईजीएसटी भरे रहोगे ना, उसे भी हम इनपुट मानेंगे। ठीक है, इनपुट टैक्स मानेंगे। ओके, ये किसको पेमेंट किया जा रहा है, भले ही कस्टम को पे किया जाता है, ठीक है, फिर भी ये आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। एनी जीएसटी पेएबल अंडर आरसीएम। आरसीएम आपको मालूम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नॉर्मली क्या रहता है, जो सप्लायर रहता है ना उसको जीएसटी पे करना रहता है, लेकिन आरसीएम में क्या होता है, रिवर्स चार्ज में केसेस आ जाती है। मतलब क्या, तुम किसी से परचेस कर रहे हो और तुमको ही उस पर जीएसटी पे करना है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ऐसा भी केस है ना आरसीएम वाला, तो भले ही तुम सामने वाले का लायबिलिटी पे कर रहे हो, लेकिन वो तुम अपने जेब से ही टैक्स भर रहे हो ना, तो उस टैक्स का भी तुमको क्रेडिट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना क्या था, इनपुट टैक्स का डेफिनेशन। ओके, कि इनपुट टैक्स में क्या क्या आएगा। अभी देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो जो इनपुट टैक्स है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, इट मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। ओके, आगे देखिए,
अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ये कैपिटल गुड्स क्या होता है, इनपुट क्या होता है और इनपुट सर्विसेज क्या होता है। ठीक है, सो यहां पे हम बात करने वाले क्या हैं, कैपिटल गुड्स क्या होता है, जिसका डेफिनेशन कहां दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 में दिया गया है। देन जो इनपुट है मतलब अदर देन कैपिटल गुड्स जो है उसका डेफिनेशन कहां पे दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 में दिया है। ओके, और इनपुट जो सर्विस है उसका डेफिनेशन कहां पे दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 में दिया गया है। ओके, तो पढ़ते हैं। गुड्स, तो गुड्स अपना क्या हो सकता है, या तो कैपिटल गुड्स हो सकता है या तो इनपुट्स हो सकता है। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए हैं। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो हमारा एसेट है, क्योंकि एसेट ही तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। ओके, कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसको हम यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। ओके, तो देखो यहां पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, गुड्स वैल्यू ऑफ विच कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज मतलब क्या, रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, उससे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी, तो जो परचेज कर रहा है वो परचेज करके उसको कहां पे रिकॉर्ड कर रहा है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहा है, उससे अपने बुक में कैपिटलाइज कर रहा है, उस पे वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स। ओके, और गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स क्या होगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। ओके, मतलब कि जो आपका स्टॉक है वो आपका इनपुट होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा गुड्स का डेफिनेशन कि गुड्स में जो कैपिटल गुड्स है उसका मतलब क्या और इनपुट का उसका मतलब क्या। अभी बात करते हैं सर्विस का मतलब। सर्विस का मतलब हो गया, इनपुट सर्विस मीन्स सर्विसेज जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, सर्विसेज, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब बिजनेस में हम कौन कौन से सर्विसेज यूज कर सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहली बात, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी सर्विसेज यूज की जाती है, लॉयर की सर्विसेज यूज की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज यूज की जाती है, और भी बहुत सारे सर्विसेज यूज की जाती है। तो ये हो गया सर्विसेज। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है, हम इसको इनपुट कभी मानेंगे जब ही ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होगा। ठीक है, तो आप इनपुट खरीद रहे हो, कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो या फिर सर्विस ले रहे हो, वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही आपके यूज होना चाहिए, देन ओनली आपको उस पर क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि फिर तो आप फाइनल कंज्यूमर हो जाओगे ना, इस कैटेगरी में आ जाओगे। तो अगर जो इस कैटेगरी में आ जाओगे तो गवर्नमेंट ने अगर जो फाइनल कंज्यूमर को आईटीसी दे दिया तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट किया, यहाँ पे कलेक्ट किया, यहाँ पे कलेक्ट किया और यहाँ पे रिफंड दे दिया। तो गवर्नमेंट ऐसा करेगी क्या, नहीं करेगी ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देखो ये जो आपका कैपिटल गुड्स है, इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज है, इस पे हम क्रेडिट तो देंगे लेकिन आपको इसको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होएगा, तो इससे आप सेल बढ़ाओगे और सेल बढ़ाओगे तो मुझे ज्यादा जीएसटी मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपना कैपिटल गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, तो ऑब्जर्वेशन में ये लिखा है, इफ द बिजनेसमैन परचेज गुड्स और सर्विसेज फॉर नॉन बिजनेस यूज, मतलब क्या, पर्सनल यूज, देन आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। सीधी सी बात है ना, फिर तो वो पर्सनल यूज का आईटीसी थोड़े ना गवर्नमेंट देने वाली है। अदरवाइज गवर्नमेंट हर जगह से जीएसटी चार्ज किया और पर्सनल यूज पे तो रिफंड दे दिया, क्योंकि पर्सनल यूज में आपको थोड़े ना बाद में उसको बेच करके आपको कुछ जीएसटी पेमेंट करने की बात आएगी। तो भले ही बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, समझ लो वो 2 टीवी खरीदा, एक बिजनेस के लिए खरीदा तो उस पर गवर्नमेंट आईटीसी दे देगी उसको, लेकिन एक घर के लिए खरीदा तो उस पर बिजनेस गवर्नमेंट आईटीसी नहीं देने वाली है उसको। ठीक है, अभी देखो हम अभी ये देखने जा रहे हैं कि ये पूरे जो चैप्टर है यहाँ पे हमको कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, क्या क्या इस पूरे टॉपिक में हमको पढ़ने हैं। तो देखो सबसे पहले हमको सेक्शन 16 पढ़ना है। सेक्शन 16 क्या बताएगा अपने को, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशन है जो सेटिस्फाई करने पे आपको आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो अपने को रूल 36 और 37 के बारे में पढ़ना है। रूल 36 क्या बोलता है कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए आईटीसी क्लेम करने के लिए, और जो रूल 37 है वो क्या बोलता है कि अगर जो आप पेमेंट नहीं करते हो 180 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस,
तो जो आपने आईटीसी क्लेम किया ना उसको आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी मैं ना बस एक ये झलक दे रहा हूं चीजों का, बहुत डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है ना, तो बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमने पढ़ने वाले क्या क्या है। तो यहाँ पे हम ये सेक्शन 16 में ये पढ़ेंगे कि एलिजिबल कौन होता है आईटीसी लेने के लिए, उसके बाद से एलिजिबल है तो उसको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे रूल 36 की, जहां पे हम ये देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास सो दैट आप आईटीसी क्लेम कर सको। देन रूल 37 में कि आपने आईटीसी क्लेम कर लिया लेकिन जिस सेलर से आपने गुड्स खरीदा था उसको आप पैसे ही नहीं दे रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आईटीसी को रिवर्स कर दो। ठीक है ना, 180 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो उसके बारे में रूल 37 में पढ़ेंगे। ओके, अभी देखो दूसरे जब इस स्टेज पे हम जाएंगे इस टॉपिक के, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 17। सेक्शन 17 किसके बारे में बात करेगा, अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, मतलब क्या, आईटीसी के बंटवारे की बात करेगा। अभी वो बंटवारे का बात किस बेसिस पे करेगा, तो क्या बोलेगा, दो चीज बोलता है, कितना बिजनेस यूज है कितना नॉन बिजनेस यूज है उसमें क्लासिफाई करो। उसके बाद से जो आप सेल कर रहे हो कितना एग्जेम्प्ट सप्लाई से तुम्हारा इनपुट रिलेशन दिखाता है और कितना टैक्सेबल सप्लाई से रिलेशन दिखाता है, उसको बाइफरकेट करो। तो अपोर्शनमेंट होगा आईटीसी का, अपोर्शनमेंट मतलब बंटवारा होगा आईटीसी का, समझ रहे हो क्या। उसके बाद से क्या, ब्लॉक क्रेडिट। तो ये ब्लॉक क्रेडिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ब्लॉक क्रेडिट में हम ये पढ़ेंगे कि कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉक है। ठीक है, कहां कहां पे आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप कार खरीद रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आपका गुड्स लॉस्ट हो गया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो ब्लॉक क्रेडिट में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे रूल 38 पढ़ेंगे। ये रूल 38 हमको क्या बताएगा कि क्लेम ऑफ क्रेडिट बाय द बैंकिंग कंपनी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ने बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक स्पेशल रूल बना करके रखा है कि कितना वो लोग क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि ये रूल ऑप्शनल है, फिर भी इस रूल को अपने को पढ़ना है। ठीक है ना, अभी देखो बैंकों के लिए वो रूल ऑप्शनल है, हमारे एग्जाम में नहीं। अभी देखो इसके बाद से जब हम तीसरे स्टेज पे आएंगे इस चैप्टर के, तो हम पढ़ाई करेंगे, देन सेक्शन 18 पढ़ेंगे। सेक्शन 18 में क्या बात किया जाता है, आईटीसी के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या बोलती है, कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन रहेगा जब भी आपको आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा, कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन रहेगा जब भी आपको आईटीसी रिवर्स करने को मिलेगा। एंड देन ये भी यहाँ पे बात चलता है कि जब आप कैपिटल गुड्स को बेचोगे तो उस पे जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेवेंट रूल है जो हमको पढ़ना है वो रूल कौन कौन से है, तो देखिए रूल 40 पढ़ना है, रूल 41 पढ़ना है, देन रूल 41A पढ़ना है, एंड देन रूल 44 पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से हम सेक्शन जहां पे पेमेंट ऑफ टैक्स की पढ़ाई करेंगे, उसमें मेनली यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं मालूम है, हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पास आईटीसी का बैलेंस है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है, उससे हम टैक्स का पेमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, वो हमको सेक्शन 49 में पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखिए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको आईटीसी के 3 स्टेज के बारे में बहुत ही इज्जत का नॉलेज होना चाहिए। वो स्टेज क्या है, तो पहला स्टेज है आईटीसी अवेलमेंट, दूसरा स्टेज है आईटीसी यूटिलाइजेशन, एंड देन तीसरा स्टेज है आईटीसी रिफंड। ओके, तो आईटीसी अवेलमेंट का मतलब क्या, तो आईटीसी अवेलमेंट का मतलब क्या, आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि देखो गवर्नमेंट, ये मैंने इनपुट खरीदा, ये मैंने इनपुट सर्विस खरीदा, ये मैंने इनपुट कैपिटल गुड्स खरीदा और उस पे मेरा ये आईटीसी बन रहा है, तो आईटीसी आप मुझे दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का पावर मुझे दो। ठीक है, और ये पावर लिया कैसे जाता है, तो 3B फाइल करके, GSTR 3B फाइल करके मंथली। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इट मीन्स क्लेम ऑफ आईटीसी ऑन परचेसेस, तो जो आपके परचेस है उस पर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो। ठीक है, इट विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स, तो हमारे पोर्टल पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, 3 लेजर रहते हैं, CGST का लेजर, SGST का लेजर, IGST का लेजर, तो उसमें अपने को क्रेडिट मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। देखिए ये हमारे लिए पावर है, ठीक है ना, इसीलिए, और ये गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है, इसीलिए वो क्या करती है, वो क्रेडिट करती है। ठीक है, जैसे कि बैंक में पासबुक में कैसा एंट्री होता है, जब हमारा पावर बढ़ता है तो बैंक क्रेडिट करती है ना,
इसी तरह से जब ये जीएसटी में हमारा पावर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तीनों लेजर है उसको क्रेडिट कर रही है गवर्नमेंट। ओके, तो देखो इनपुट सीजीएसटी में क्रेडिट होगा, इनपुट एसजीएसटी में क्रेडिट होगा, इनपुट आईजीएसटी में होगा जब हम आईटीसी को क्लेम करेंगे। और ये क्लेम होता कैसे है, तो 3B फाइल करके किया जाता है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे सेक्शन 16 में कि क्या क्या कंडीशन है जो सेटिस्फाई करने पे हमको इनपुट क्लेम करने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से हम आईटीसी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे। अब ये आईटीसी यूटिलाइजेशन मतलब क्या, तो जो हमको पावर मिला, जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको मिला, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे आउटपुट पे टैक्स आएगा ना उसको पेमेंट करते टाइम इसको यूटिलाइज कर देंगे। मतलब क्या, यूटिलाइजेशन बोले तो जो हमने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे देखो होलसेलर ने अपना आईटीसी जो 18 रुपया है उसको यूटिलाइज किया, समझ रहे हो, ऐसी चीज है। तो ये हमारा क्या आएगा, यूटिलाइजेशन होगा। और यूटिलाइजेशन से क्या होगा, हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है आईटीसी का वो कम होगा। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, इस लेजर को डेबिट कर देगी जब भी हम आईटीसी के थ्रू अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। ठीक है, सो देखो इसके बाद से रिफंड। रिफंड का मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले हमने आईटीसी को अवेल किया और फिर हम आईटीसी को यूटिलाइज करना स्टार्ट किए, उससे अपने आउटपुट टैक्स का पेमेंट करना स्टार्ट किए। लेकिन कुछ कुछ ऐसा केसेस है ना जहां पे हमारे को आउटपुट पे ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ता है और वहां पे गवर्नमेंट हमको रिफंड देने की बात करती है, जिसमें से एक आता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। जो हम खरीद रहे हैं ना, समझ लो उस पर 18% जीएसटी लग रहा है और जो हम बेच रहे हैं ना उस पर जीएसटी लग रहा है 12%। तो बट ऑब्वियस जितना हमारे इनपुट पे टैक्स लग रहा है उससे कम हमारे आउटपुट पे लग रहा है, तो कभी ये बैलेंस तो जीरो होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसे केस में जो आपने आईटीसी भरा है ना उसका हम आपको रिफंड दे देंगे। ठीक है ना, या फिर जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट होता है, देन टू गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो आपने इधर आईटीसी पे किए हो ना उसका हम आपको रिफंड दे देंगे। समझ रहे हो, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है। और इसको कौन से सेक्शन में कवर किया गया है रिफंड को, तो सेक्शन 54 में कवर किया गया है। यूटिलाइजेशन मतलब पेमेंट वाली बात है तो सेक्शन 49 में कवर किया गया है। तो देखिए ये जो डिस्कशन था ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप एक बार अगर जो नहीं समझ रहे तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके इतना देख लो कि आईटीसी का अवेलमेंट क्या होता है, आईटीसी का यूटिलाइजेशन क्या होता है एंड देन आईटीसी का रिफंड क्या होता है। ठीक है, इन शॉर्ट में बता देता हूं। अवेलमेंट मतलब क्या, अवेलमेंट मतलब हम आईटीसी को गवर्नमेंट से ले रहे, पावर ले रहे। और यूटिलाइजेशन मतलब क्या, उस पावर को यूटिलाइज करके हम आउटपुट टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। और रिफंड मतलब क्या, रिफंड मतलब ऐसा सिचुएशन जब भी अपने को ज्यादा टैक्स का पेमेंट नहीं आ रहा है तो जो हमारा आईटीसी पड़ा हुआ है गवर्नमेंट हमको रिफंड दे देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जो सेक्शन 16 है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस हमारे एग्जाम में नहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब भी हम जीएसटी का प्रैक्टिस करते हैं ना ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सेक्शन किसके बारे में बात करेगा, ये बात करेगा अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, क्लेमिंग ऑफ आईटीसी। समझ रहे हो, पावर लेने की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है ये सेक्शन, ये बोलेगा सबसे पहले कौन एलिजिबल होगा आईटीसी को क्लेम करने के लिए। देन ये सेक्शन ये भी बोलता है कि अगर जो आप एलिजिबल हो तो आपको कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे आईटीसी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में बोला गया है एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। आईटीसी को क्लेम करने के लिए कौन एलिजिबल होगा, तो देखो सबसे पहले इन समरी पढ़ लेते हैं। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और जो गुड्स या फिर सर्विसेज ले रहा है ना वो किसके लिए ले रहा है, तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ले रहा है, देन इन दैट केस वही पर्सन एलिजिबल होगा आईटीसी लेने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या कंडीशन है। तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, इंटाइटल टू टेक द क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स फॉर द इनवर्ड सप्लाई ऑफ एनी गुड्स या सर्विसेज
विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, मतलब क्या, जो यूज हो चुका है या आप यूज करने की इंटेंशन से रखे हुए हो, खरीदे हुए हो, ठीक है ना, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, ठीक है, तो आपको उसका आईटीसी मिलेगा। ये था एलिजिबिलिटी। तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और जो आप गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हो वो आप बिजनेस में यूज करने वाले हो या यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो, अगर जो आप एलिजिबल हो गए, देन इन दैट केस आपको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा टू टेक द आईटीसी, टू क्लेम द आईटीसी, टू अवेल द आईटीसी, अभी हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में ये बात लिखा है कि अगर जो कोई पर्सन एलिजिबल है तो उसको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा आईटीसी को क्लेम करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए जो रीड किया जाता है रूल 36 के साथ, ये क्या बोलता है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आईटीसी को क्लेम करने के लिए। तो ऐसा बोला जा रहा है आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। देखो, एक होता है सेलर, ठीक है, एक होता है बायर। ये बताइए आईटीसी लेता कौन है, तो आईटीसी लेता है बायर, ओके। तो ये कंडीशन है ना, ये क्या बोल रहा है कि ए बायर, जो तू आईटीसी ले रहा है उसके पास उसके लिए तेरे पास क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। आरसीएम के केस में देखो, जब भी मैं आरसीएम आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये भी बात लिखा गया है कि जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हो और उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, देन इन दैट केस आपको सेल्फ इनवॉइस करना पड़ता है, खुद पे ही इनवॉइस करना पड़ता है, टैक्सेबल इनवॉइस। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया वो टैक्सेबल इनवॉइस तो इशू ही नहीं कर सकता ना, इसीलिए ये सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए अगर जो आप आरसीएम पे क्रेडिट ले रहे हो तो, ओके। देन अगर जो आप कुछ इंपोर्ट किए हो और वहां पे आईजीएसटी पे किए हो तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए आईटीसी को क्लेम करने के लिए। और उसके बाद से क्या बोलता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर जो आपको कुछ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया है और आप वो क्रेडिट लेना चाहते हो तो जो आईएसडी है ना उसका इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये बायर के पास कंडीशन है कि बायर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए में क्या बोला जा रहा है, यहां पे ये बोला जा रहा है ना कि ये जो बिल है या जो डेबिट नोट है, अभी देखो, ये सेलर को जब भी वो सेलर अपना R1 फाइल करेगा ना, जीएसटी R1, जो हर महीने के बाद एक सेल्स डिटेल होता है, जो सेलर रहता है वो क्या करता है, वो R1 में बता करके पूरा वो डिटेल देता है कि मैंने किसको बेचा, कौन से रेट पे बेचा, कौन से दिन को बेचा, उसके बाद से गुड्स का वैल्यू कितना है, उस पर कौन से रेट से टैक्स लगा, ठीक है ना। तो R1 में वो चीज़ें फाइल होती है जीएसटी R1 में। तो ये जो सेलर है वो अपना R1 भरना मांगता है, और साथ ही साथ ये जब भी R1 फाइल होता है ना तो इसके बेसिस पे, जीएसटी नंबर के बेसिस पे, देखिए R1 में B2B सप्लाई होता है, वहीं पे क्रेडिट मिलता है। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि R1 फाइल हुआ तो सामने वाला जो बायर है ना, बायर के 2B में वो दिखने लगेगा कि हाँ तुम सेलर से खरीदे थे तो ये सेलर तुमको आईटीसी पास किया है, ओके। तो वो सेलर R1 फाइल करना मांगता है और वो जो R1 फाइल किया वो आपके 2B में उसके बेसिस पे उसके थ्रू का सेल तुम्हारा परचेज दिखना मांगता है, ठीक है। तो आईटीसी क्लेम करने को आपको मिलेगा। ये दो कंडीशन ही नहीं, आगे और भी कंडीशन है, जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले तो ये पढ़ा कि जो बायर है उसके पास से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। उसके बाद से जो सेलर है, जो बायर को बेचा है, वो सेलर अपने R1 में बकायदे उसको दिखाए, और R1 में दिखाने के बाद वो जो बायर है उसके वो 2B में दिखे, जो ऑटोमेटेड क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अभी देखो, तीसरी बात क्या बोला जा रहा है कि जो बायर है ना, बायर, देखिए ये जो बायर है उसको गुड्स या सर्विस रिसीव्ड भी होना चाहिए। ये क्यों आया कंडीशन, धोखाधड़ी को रोकने के लिए आया, ठीक है। फेक इनवॉइसिंग ना हो, बस जीएसटी का क्रेडिट पास ऑन करने के लिए, हम ऐसा नहीं कि बस बिल बना करके बात खत्म कर दे, नहीं। गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेक्शन 16 में ये बोला कि भाई जो तुम गुड्स और सर्विस को बिल पे दिखा रहे हो
ये बायर को रिसीव्ड भी होना चाहिए, ठीक है, देन ओनली बायर एलिजिबल होगा क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई जो गवर्नमेंट ने समझा और गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसको एग्जेम्पशन दे दिया कि भाई ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे भले ही गुड्स नहीं रिसीव्ड होगा देन टू आपको आईटीसी मिल जाएगा। नॉर्मल क्या प्रोविजन है कि आपको गुड्स रिसीव्ड होगा तो ही आईटीसी मिलेगा, लेकिन इसका देखो ये एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन है बिल टू शिप टू मॉडल। ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बहुत अच्छे से। तो देखो यहां पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया मालूम है, मिस्टर बी को गुड्स बेचा। तो देखो सप्लाई बाय ए टू मिस्टर बी, और बिल किसके नाम पे बना, बी के नाम पे बना। और बी ने क्या किया, वो गुड्स को सेम टू सेम गुड्स सी को सोल्ड कर दिए। तो अभी बी ने क्या किया, सी को सप्लाई कर दिया, तो बी किसको बिल करेगा, सी को बिल करेगा, ठीक है। ये सिचुएशन था। अभी देखो बी का दिमाग क्या चला, बी का दिमाग ये चला कि अरे यार ये जो मिस्टर ए है पहले गुड्स मेरे पास भेज रहा है, फिर मैं उस गुड्स को रख रहा हूँ, फिर मैं ये गुड्स को इसके पास भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे अननेसेसरी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। तो एक मैं काम करता हूँ ना, मैं ए से बोलता हूँ कि तू बिल मेरे को कर, बिल टू मेरे को एंड शिप टू सी को कर दो। तो इसको हम बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। और इससे क्या होता है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो आसानी से रेगुलेट कर पाते हैं, चीजें आसानी से चल पाती है, ठीक है ना, उनका मैनेजमेंट अच्छे से चल पाता है। तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्शन में डाल दिया कि ठीक है भाई बिल टू शिप टू मॉडल में भले ही आपको गुड्स नहीं रिसीव्ड हुआ, इस केस में मिस्टर बी को गुड्स नहीं रिसीव्ड हुआ क्योंकि मिस्टर ए ने डायरेक्ट अभी मिस्टर सी को सप्लाई करेगा, और बिल किसको करेगा, बी को करेगा, और बी किसको बिल करेगा, सी को करेगा। सो इन दैट केस ऑल्सो भले ही बी के पास गुड्स नहीं आया देन इवन बी को आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है गुड्स रिसीव्ड का बिल टू शिप टू मॉडल, ओके। अभी देखो ऐसा भी एक सिचुएशन है कि समझ लो ये जो गुड्स का सेल हो रहा है, परचेस हो रहा है, जो सेलर है ना वो इंस्टॉलमेंट में गुड्स बेचने वाला है, भेजने वाला है, किसको, रेसिपिएंट को, बायर को, देन इन दैट केस आईटीसी कम मिलेगा। तो यहां पे क्या बोला गया है कि जब भी बायर को लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा ना गुड्स का, लास्ट इंस्टॉलमेंट गुड्स का, उस समय पे वो जो बायर है वो आईटीसी लेने के हकदार होगा, ओके। अभी देखो आगे क्या बोला गया है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ए में द डिटेल ऑफ द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द said सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहा है, अब तक यहाँ पे कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं हुआ है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये सेक्शन को बस आप इतना ही याद रख लो तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी subject to the provision of 41 the tax charge in the respect of the such supply has been actually paid to the government either in cash or utilization of ITC by the supplier। तो ये सेलर के ऊपर कंडीशन है। क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि भाई बायर आप ऐसे ही आईटीसी मत लेना, आप ये भी देख लेना कि जो सेलर है जिससे आपने गुड्स खरीदा है, क्या उसने जो आप आईटीसी क्लेम करने की बात कर रहे हो, जो आपके पास बिल है, जो आपके पास गुड्स है उसकी बात कर रहे हो, क्या उस पे सामने वाले ने टैक्स भरा है। अब वो टैक्स कैसे भी भरा रहे, सेलर कैसे भी टैक्स भरा रहे, या तो वो कैश में भरा रहे या तो अपने क्रेडिट के पावर को यूटिलाइज करके भरा रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो सेलर है वो अपने R1 में दिखाया रहे, देन जो सेलर है अपना GSTR 3B फाइल करके उसमें टैक्स का पेमेंट किया रहे, तो हम क्रेडिट क्लेम करेंगे, ओके। अभी देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी क्या बोल रहा है कि जो रेसिपिएंट है उसको रिटर्न फाइल करना चाहिए अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 में GSTR 3B की बात चलती है, तो देखो 3B के थ्रू ही हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये भी बोल रहा है कि जो बायर है वो अपना GSTR 3B फाइल करेगा और उसमें उसको आईटीसी क्लेम करेगा और उसको डिटेल दिखाना पड़ेगा सच इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी लेने के लिए, ठीक है। तो क्या वो 6 कंडीशन है, आप समराइज कर सकते हो क्या? देखो मैं समराइज करता हूं। पहली बात, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी बात, जो सेलर है
वो R1 में दिखाना चाहिए और उसके बेसिस पे आपके 2B में भी वो दिखना चाहिए। तीसरी बात, आपको गुड्स रिसीव्ड होना चाहिए। ओके, इसका एक्सेप्शन है बिल टू शिप टू मॉडल। ओके, देन तीसरी बात, चौथी बात, गवर्नमेंट ने आईटीसी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन ना लगाया रहे, नो रिस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट। उसके बाद से पांचवी बात, जो सेलर है वो टैक्स का पेमेंट किया रहे, जिसका आप आईटीसी ले रहे हो, अब वो पेमेंट कैसा किया रहे, या तो कैश से किया रहे या तो क्रेडिट से किया रहे, वो इंपॉर्टेंट है। देन छठी बात कि आप ये आईटीसी लेने के लिए सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करोगे, बोले तो GSTR 3B फाइल करोगे। तो ये 6 कंडीशन सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे देन ओनली आप एलिजिबल हो गए आईटीसी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में ये बात किया गया है कि जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो वो कब तक क्लेम कर सकते हो, कितना टाइम लिमिट दिया है सरकार ने आपको आईटीसी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या बोला जाता है, टाइम लिमिट फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। तो कोई भी आपके पास इनवॉइस है या डेबिट नोट है, समझ लो ऊपर का 6 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ओके, 6 में से 5 सेटिस्फाई हो गया, और उसमें से जब भी आप 3B में आप क्लेम कर रहे हो आईटीसी का, तो 3B में कब तक आप क्लेम कर सकते हो उसकी यहाँ पे बात चल रही है। तो ऐसा मानते हैं, समझ लीजिए जो आपका फिनेंशियल ईयर है ना 22-23 का आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो। तो देखो 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 30 नवंबर जो आपका 22-23 खत्म हो गया, उसके बाद से 30 नवंबर, तो 30 नवंबर कभी होगा, 30/11/2023 तक। ठीक है ना, टू बी सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन। तो समझ लीजिए जो आपका 22-23 का इनवॉइस है या डेबिट नोट है उसको आप 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, जो आपका GSTR 9 फाइल होता है वो कब तक फाइल हो रहा है, ये वो जो डेट है या 30 नवंबर है, दोनों में से जो डेट अर्लियर आता है तब तक ही आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अभी ऐसा हो गया तो आप किससे आईटीसी क्लेम करना मिस हो गया, तो आईटीसी का पावर लेना मिस हो गया, तो देन इन दैट केस आप वो आईटीसी भूल जाओ, आप वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आईटीसी क्लेम करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, और इसके लिए ही आप देखोगे ना यहाँ पे बहुत सारे रिकन्सिलिएशन होते हैं, और ये रिकन्सिलिएशन अभी समझ लो कि तो 11 और 30 नवंबर के पहले वो करने पड़ेंगे, सो दैट लोगों को मालूम तो पड़ सके, जो बायर है, जो बिजनेसमैन है, जो जिनके पास इनपुट है उनको मालूम तो पड़ सके कितना आईटीसी लिए है और कितना लेना पेंडिंग है, और जो पेंडिंग है उसका आईटीसी वो लोग ले लेंगे। ठीक है ना, अभी देखिए प्रोविजन टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, ये क्या बोलता है, पेमेंट फॉर द सप्लाई। ये क्या बोल रहा है, देखो हमने 6 कंडीशन पढ़ा, 6 कंडीशन में भी कोई भी ऐसा बोल रहा था क्या कि समझ लीजिए ये सेलर है और ये बायर है, तो क्या कोई भी ऐसा कंडीशन ऐसा बोला कि आपको आईटीसी लेने के लिए बायर सेलर को पेमेंट करना पड़ेगा जो आपने गुड्स या सर्विसेज खरीदा है? ऐसा नहीं बोला। मतलब क्या, आईटीसी लेने के लिए पेमेंट टू द सेलर इज नॉट अ प्री कंडीशन। ठीक है, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपका जो इनवॉइस डेट है ना, इनवॉइस डेट से 180 दिन के बीच में आपको पेमेंट कर देना है सेलर को, और नहीं पेमेंट किए तो अगर जो आपने पेमेंट नहीं किया ना, इन दैट केस 180 दिन में अगर जो आपने पेमेंट नहीं किया तो जो आपने आईटीसी ले रखा है उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, भले ही 6 कंडीशन क्यों ना सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि आपने सामने वाले का जो सेलर है उसका आपने पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो वहीं यहां पे बोला जा रहा है, देखो
पेमेंट फॉर द सप्लाई इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय द रेसिपिएंट। तो पेमेंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज is not a precondition for the availment of ITC. Okay, but लेकिन if the payment is not made within 180 days, अगर जो पेमेंट 180 दिन में नहीं होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, ये दिन याद रखना कहाँ से 180 दिन, तो फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर टू द फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर देन ITC अवेल्ड शैल बी रिवर्स। तो उस केस में जो ITC आपने अवेल्ड किया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। और ये रिवर्स कैसे होगा देखो, तो ITC आपका ऐड हो जाएगा आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में, और साथ ही साथ अगर जो ITC से आपने क्या किया है ना, यूटिलाइज कर दिया है पेमेंट ऑफ टैक्स, देन इन दैट केस मतलब ITC आपने क्लेम किया और उससे आपने आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था उसका पेमेंट कर दिया, देन इन दैट केस 18% पर एनम आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाएगा और रिवर्सल पे। ठीक है, अभी देखो जो आपने ITC क्लेम किया लेकिन सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो आपको ITC रिवर्स करना पड़ गया विथ इंटरेस्ट। अब बात ये आती है कि ठीक है मैंने रिवर्स तो कर दिया, अब क्या मैं सप्लायर को जब भी पेमेंट कर दूं 180 दिन के बाद तो क्या उस ITC को मैं रीअवेल्ड कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ उस ITC को आप रीअवेल्ड कर सकते हो। ये जो इनपुट क्रेडिट है बस उसको ही रीअवेल्ड कर सकते हो, जो इंटरेस्ट पे किए हो उसको नहीं। है और साथ ही साथ जो ऊपर टाइम लिमिट था ना, ये टाइम लिमिट कि 30 नवंबर तक ही आप ITC क्लेम कर सकते हो एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, वो यहाँ पे टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखो इस बात को। अभी देखो एक्सेप्शन फॉर द पेमेंट मेड विद इन 180 डेज, ये जो बात है कि आपको 180 दिन में पेमेंट कर ही देना है ITC क्लेम की हो उस पर, अदरवाइज रिवर्स करना पड़ जाएगा ITC। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो एक्सेप्शंस क्या है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो सबसे पहला है सप्लाई अंडर RCM। अगर जो आप RCM में सप्लाई कर रहे हो, रिवर्स चार्ज में सप्लाई कर रहे हो, तो देखो रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा है, आप खरीद रहे हो और आपको खुद ही को गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, वो सेलर को नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तुम खुद ही टैक्स भर रहे हो ना, तो वो सेलर को पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, GST में है तो इसीलिए अगर जो RCM में आपका टैक्स का पेमेंट हुआ है तो आपने सामने नहीं भी पे किया है तो भी चलेगा, आपको ITC रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलता है, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। अभी आप एक बात बताओ ना, जो डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ जिसको हमने सप्लाई मान लिया, भले ही विदाउट मनी हुआ वो ट्रांजेक्शन, मतलब क्या सामने से कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, तो अब उसमें कहाँ से पैसा देना पड़ेगा, अरे वो तो ट्रांजेक्शन ही विदाउट कंसिडरेशन हुआ। तो बट ऑब्वियस उस केस में ये 180 डेज के जो पेमेंट वाली बात है वो अप्लाई नहीं होगी। देन तीसरा, एनी अमाउंट विद द सप्लायर इज लायबल टू पे। कोई भी ऐसा अमाउंट जिसके लिए सप्लायर लायबल था पेमेंट करने के लिए, बट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो वो तो तुम इनडायरेक्टली सप्लायर को पे ही कर चुके हो। क्या ये बोल रहा है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ये मिस्टर ए हैं, ओके, ये मिस्टर बी हैं। अभी मिस्टर ए ने क्या किया ना, बी को बेड बेचा। अब ये बेड बनाने के लिए मिस्टर ए ने क्या किया, ये ना मिस्टर सी है, मिस्टर सी से लकड़ी खरीदा, और लकड़ी खरीदा तो ये 5000 का लकड़ी खरीदा। अब ये 5000 का लकड़ी खरीदा और क्या हुआ, तो इसके लिए बताओ कौन पे करने के लिए लायबल है, मिस्टर ए लायबल है। लेकिन क्या हुआ मालूम है, मिस्टर बी क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर ए मैं आपके बिहाफ में मिस्टर सी को पेमेंट कर देता हूं। तो अब बताओ मिस्टर सी को जब भी पेमेंट कर दिए तो फिर से मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे क्या मिस्टर बी? नहीं करेंगे ना, वही वो बात बोल रहा है। तो वही बोल रहा है, देखो एनी अमाउंट विच सप्लायर इज लायबल टू पे बट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर, तो उस केस में भी 180 डेज वाली बात नहीं अप्लाई होगी। तो ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो है उसके प्रोविजो आपको समझ में आया। तो ये प्रोविजो क्या बोलता है कि भाई जब भी तुम ITC क्लेम कर रहे हो तो वहाँ पे प्री कंडीशन नहीं है
कि आपको पेमेंट कर ही देना है वो गुड्स या सर्विसेज के लिए सप्लायर को, हाँ, लेकिन जो इनवॉइस डेट है उस इनवॉइस डेट से 180 दिन में आपको सप्लायर को पेमेंट कर ही देना है, ठीक है ना। जो गुड्स खरीदे वो गुड्स का और साथ ही में उस पर टैक्स है वो टैक्स का। ओके, अगर जो आपने नहीं पेमेंट किया, इन दैट केस आपको 180 दिन के बाद आपके आईटीसी को रिवर्स करना पड़ जाएगा। और अगर जो वो क्लेम्ड आईटीसी को आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज भी कर रखा है, देन इन दैट केस 18% आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ओके, ये जो पेमेंट वाला प्रोविजन है 180 दिन में पेमेंट वाला, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। जो एक्सेप्शंस में पहला जो एक्सेप्शन है वो क्या बोलता है कि अगर जो आरसीएम में सप्लाई हो रहा है देन इन दैट केस आप नहीं पे करोगे तो भी चलेगा। दूसरी बात, जो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी सप्लाई मान लिया गया है तो बट ऑब्वियस विदाउट कंसिडरेशन है तो उसमें पेमेंट करने की बात कहाँ से आ गई, तो वो भी इसका एक्सेप्शन है। और तीसरी बात, किसी पेमेंट के लिए सप्लायर लायबल था, सप्लायर के बिहाफ में जो बायर है वही थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया तो फिर से वो थोड़े ना बायर सप्लायर को पेमेंट करेगा। तो ये तीन चीजें इसके एक्सेप्शंस है। तो यहां पे आप देखेंगे ना, तो ये जो सेक्शन था सेक्शन 16 मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो सेक्शन 16 पे एग्जाम में सम्स आए हैं या जो हमारे मॉड्यूल में सम्स है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट जो आपने ऊपर प्रोविजन पढ़ा उसको आपको ये भी समझ में आ जाए कि उसको आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई अलोंग विद द टैक्स टू द सप्लायर। तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कोई पर्सन आईटीसी ले सकता है विदाउट पेमेंट टू द फॉर द सप्लाई अलोंग विद द टैक्स टू द सप्लायर। मतलब क्या आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है फिर भी आप आईटीसी ले सकते हो क्या? तो प्रोविजो टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, हाँ आप आईटीसी ले सकते हो लेकिन 180 दिन में आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा और नहीं पेमेंट किए तो आपको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। और इसके 3 एक्सेप्शन है, तो यही आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द आईटीसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इस बार अमेंडमेंट आया है। देखो तो टाइम लिमिट क्या था, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके बाद 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न का फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, तब तक ही आप आईटीसी ले सकते हो। देखो वही लिखा है, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि मिस्टर ए लिमिटेड ऑफ केरला रिसीव्ड द इनपुट सर्विसेज फ्रॉम मिसेस बी लिमिटेड ऑफ बेंगलुरु हु रेज द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज ऑन 17 दिसंबर 2018। ठीक है, तो जो मिस्टर ए है वो सर्विस रिसीव्ड किए हैं, ठीक है ना, तो ये बायर है तो उनको आईटीसी लेना है। किससे लिए, मिस्टर बी से लिए है। मिस्टर ए केरला के है और मिस्टर बी बेंगलुरु के है। और जो मिस्टर बी हैं उन्होंने इनवॉइस रेज किया है 17 दिसंबर 2018 को, ठीक है, एंड अवेल द क्रेडिट ऑन द सेम डेट। और क्या हुआ, जो मिस्टर बी है ना, मिस्टर ए जो है जो बायर है उन्होंने क्या किया है, क्रेडिट भी ले लिया है उसी दिन पे। ठीक है, फाइंड द टाइम लिमिट विद इन विच मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू पे द बिल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स टू द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। सो अपने को ये बोला जा रहा है कि जो प्रोविजो था सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 उसके तहत जो मिस्टर ए है जो सर्विस रिसीव किए हैं उनको कब तक मिस्टर बी को पेमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेज इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज मेंशन इन सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट 2017। ठीक है, तो देखो ये आईटीसी कभी ले लिए, तो इन्होंने 17 को आईटीसी ले लिया तो 18 से इनका कांटा स्टार्ट हो जाएगा, कितने दिन का, 180 दिन का। ठीक है, तो देखो 18 दिसंबर से 15 जून तक आप जोड़ोगे ना ये पीरियड, तो ये 180 दिन आता है। और इस 180 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को मिस्टर बी को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये कैलकुलेशन भी यहाँ पे मैंने दे करके रखा है, चाहिए तो आप लोग एक बार देख लेना।
और क्या बोल रहा है कि अगर जो उसने पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी को उसको रिवर्स करना पड़ जाएगा विथ इंटरेस्ट। ओके, अभी देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेसर्स एक्स लिमिटेड हैज इस्टाब्लिशमेंट इन चेन्नई एंड इस्टाब्लिशमेंट इन हैदराबाद। तो देखो एक्स लिमिटेड के पास 2 इस्टाब्लिशमेंट है, ठीक है, एक्स लिमिटेड है, उसका एक चेन्नई में है और दूसरा एक हैदराबाद में है। तो ये तो दोनों रिलेटेड पर्सन हो गए, ठीक है ना, तो डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में आ जाएंगे ये। सप्लाई ऑफ गुड्स किया गया है, ओपन मार्केट वैल्यू है कितना, 5 लाख का, मेड बाई एक्स लिमिटेड चेन्नई टू मेसर्स एक्स लिमिटेड हैदराबाद, ठीक है ना। तो चेन्नई से हैदराबाद को क्या किया गया है, गुड्स का सप्लाई किया गया है जिसका मार्केट वैल्यू कितना है, 5 लाख है। ओके, हैदराबाद, मिस्टर एक्स चेन्नई पेड IGST। तो जो मिस्टर एक्स है ना चेन्नई वाले, उन्होंने मतलब कि जो सेलर है उसने 60,000 का IGST पे किया है। अकॉर्डिंगली मिस्टर एक्स हैदराबाद अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट 60,000, सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल इन द गिवन केस। तो पूछ रहा है कि क्या ये गिवन केस में जो रिवर्सल वाली बात है वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो देखो जब भी यहाँ पे डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये विदाउट कंसिडरेशन का हो रहा है, तो अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है, जो प्री कंडीशन बात करता है पेमेंट के लिए, नहीं अप्लाई होगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड टैक्सेबल गुड्स बना रहे हैं। कंप्यूट द ITC अवेलेबल विथ XYZ। अपने को ये कंप्यूट करना है कि XYZ जो इनपुट लिए, ठीक है ना, उस पर उनको कितना ITC मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018। और ये अक्टूबर 2018 के लिए अपने को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ये पर्टिकुलर अपने को दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो सीरियल नंबर, इनवर्ड सप्लाई, GST, रिमार्क्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि इन्होंने इनपुट ए खरीदा है जिस पे इन्होंने GST 1 लाख का भरा है। वन इनवॉइस ऑन विच GST पेएबल वॉज 10,000 इज मिसिंग। तो इन्होंने 1 लाख का ITC है इनका इनपुट ए पे, जिसमें से जो 10,000 का ITC है ना उसका उनको इनवॉइस ही नहीं मिल रहा है। तो सेक्शन 16 में क्या बोला गया कि भाई आपके पास इनवॉइस तो होना ही चाहिए। तो ये 1 लाख में से आप 90,000 तो ITC क्लेम कर सकते हो, लेकिन 10,000 जिसका आपके पास इनवॉइस नहीं है वो ITC आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 90,000 ITC आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनपुट बी, ये 50,000 का है। यहाँ पे क्या बोलता है, इनपुट आर टू बी रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। ये जो इनपुट है वो 2 इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बी रिसीव्ड इन अक्टूबर 2018, और जिसमें जो पहला इंस्टॉलमेंट है वही रिसीव्ड हुआ है अक्टूबर 2018 में। तो आप बताओ, तो जब भी हमने देखा था कि लॉट्स में अपने को गुड्स रिसीव्ड हो, इंस्टॉलमेंट पे रिसीव्ड हो, तो जो लास्ट लॉट रहेगा तभी मिलेगा। तो अभी तो ये इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सो बिकॉज ऑफ दैट ये 50,000 का पूरा ITC नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इनको नील ITC मिला है, ठीक है। तीसरा, इन्होंने कैपिटल गुड्स खरीदा है और उस पर 1,20,000 का ITC भरा है, GST भरा है। तो देखो XYZ लिमिटेड हैज कैपिटलाइज द कैपिटल गुड्स एट द फुल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ GST एज इट विल अवेल द डेप्रिसिएशन द फुल इनवॉइस वैल्यू। सो देखो एक प्रोविजन और था यहाँ पे, जो मैं नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ा देता हूँ। ये देखिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 प्रोविजन ऑन ITC। मतलब क्या, ITC पे रोक लगाया है गवर्नमेंट ने। कौन से केस में रोक लगाया है देखिए, तो देखो ITC शैल नॉट बी अलाउड ऑन द टैक्स कंपोनेंट। जो कैपिटल गुड्स रहेगा उस पे जो टैक्स कंपोनेंट रहेगा उस पे आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। वेयर द टैक्स कंपोनेंट
टेकन इन द कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, एक कैपिटल गुड्स मैंने खरीदा 1 लाख का और उस पर मुझे जीएसटी पे करना पड़ गया 18,000। तो देखो, ये जो 18,000 है वो क्या है, ये टैक्स कंपोनेंट है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये जो आपका 18,000 है ना, 18,000, या तो आप ये 18,000 जीएसटी में आईटीसी क्लेम कर दो, या तो फिर आप कॉस्ट कितना कैलकुलेट करो मालूम है, 1,18,000 और इसका इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ले लो। तो ये जो 18,000 है, क्योंकि आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट हो रहा है, तो यहां पे हम आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे। मतलब क्या, टैक्स कंपोनेंट के साथ 2 चीजें किया जा सकता है, और वो 2 चीज में क्या है, दोनों में से कोई एक ही किया जा सकता है। और ये 2 चीजें क्या है, देखो, पहला क्या बोला जा रहा है कि क्लेम करो डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर उसको डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करना है तो आप क्या करो, आईटीसी क्लेम कर लो अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, बोथ विल नॉट बी अलाउड अदरवाइज। ये जो दोनों है ना, एक साथ में नहीं अलाउड होगा, नहीं तो क्या होएगा, ये डबल बेनिफिट रिजल्ट करेगा टैक्स पेयर को। समझ में आया क्या? तो यहीं पे था वो बात। ओके, अभी ये पढ़ते हैं क्वेश्चन में जो बात है, कैपिटल गुड्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि 1,20,000 का इन्होंने कैपिटल गुड्स खरीदा XYZ लिमिटेड ने, 1,20,000 उस पर जीएसटी था। XYZ लिमिटेड हैज कैपिटलाइज द कैपिटल गुड्स एट द फुल इनवॉइस वैल्यू। तो उन्होंने क्या किया है, इनवॉइस वैल्यू में ना जो टैक्स कंपोनेंट है उसको भी कैपिटलाइज कर दिया है। ओके, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एज इट विल अवेल द डेप्रिसिएशन ऑन द फुल वैल्यू ऑफ इनवॉइस। तो देखो ना, ये जो टैक्स कंपोनेंट है, जीएसटी का कंपोनेंट है, उसको भी तो इन्होंने कैपिटलाइज कर लिया। और क्योंकि इन्होंने कैपिटलाइज कर लिया, अभी उस पर उनको जीएसटी थोड़े ना मिलेगा, जीएसटी में आईटीसी थोड़े ना मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स है उस पर भी उनको आईटीसी नहीं मिला। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स में उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। ओके, अगली बात, इनपुट सर्विस के बारे में बोला जा रहा है कि 2,25,000 का आईटीसी है इनपुट सर्विस पे। 1 इनवॉइस डेटेड 28 Jan 2018। ओके, तो 28 Jan 2018 का इनवॉइस है, ऑन विच जीएसटी पेएबल वॉज 50,000 हैज़ बीन रिसीव्ड इन द October 2018। ठीक है, तो एक इनवॉइस है, जो इनवॉइस कभी का है, तो इसमें जो इनका इनपुट सर्विस में आईटीसी है 2,25,000 का, जिसमें से एक इनवॉइस है जिसका डेट क्या है मालूम है, 20 जनवरी 2018, ऑन विच द जीएसटी पेएबल वॉज 50,000 हैज़ बीन रिसीव्ड इन October 2018। तो बात ये आता है, क्या वो अक्टूबर में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ये जो 50,000 का बिल है उस पर? तो देखो, जब ही जनवरी में आईटीसी क्लेम करने की बात आई रहेगी, जनवरी का फरवरी में, तो वहां पे तो उन्होंने क्लेम किया नहीं रहेगा क्योंकि बिल मिसिंग था। सो बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या अभी वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो आईटीसी क्लेम ये कब तक कर सकते हैं? तो 30 नवंबर, या फिर ड्यू डेट, क्या जो रिटर्न फाइलिंग की है GSTR 9, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं उन्होंने रिटर्न फाइल कभी किया है। तो यहाँ पे देखो, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। तो जो कंडीशन आईटीसी अवेल्ड करने के लिए फुलफिल्ड होना चाहिए वो फुलफिल्ड किया गया, सेक्शन 16 के कंडीशन। ओके, एबीसी कंपनी लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन। एबीसी लिमिटेड को कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ओके, पॉइंट 3, द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 हैज बीन फाइल्ड ऑन 15 सितंबर 2018। तो देखो ना, 15 सितंबर 2018 को ही फाइल हो गया इनका, तो 38 नवंबर या 15 सितंबर 2018 विच एवर इज अर्लियर। तो 15 सितंबर 2018 तक ही वो क्रेडिट ले सकते थे। और इनको इनवॉइस मिला कभी है? तो इनको इनवॉइस मिला है अक्टूबर में, तो फिर इसका ये आईटीसी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके पहले इन्होंने GSTR 9 फाइल कर चुके हैं। ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे
ये 1,75,000 का ही ITC मिलेगा। ये कैसे आया देखो ना, ये जो 225 था इसमें ये 50,000 भी तो जुड़ा था ना, तो ये 50,000 का उनको ITC नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरह से टोटल ITC 2,65,000 का मिलेगा। ओके, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। आगे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है ना वो अपोर्शनमेंट ऑफ ITC का आ गया। मतलब क्या, अभी हमको अपोर्शनमेंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेक्शन 17 की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अगला वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करूंगा। ओके, और ये जो हमारा ITC है ना उसको 2 से 3 वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, आपको ITC बहुत ही अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो रिमेनिंग इसके टॉपिक्स है उसको कवर करने के लिए। थैंक यू।